Hello everyone, my name is Harshit Ahuja and I am explaining the geography chapter 1 resource and resource and development. रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक यही चीज है, मतलब ये चैप्टर दो पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है, पहला रिसोर्स और दूसरा डेवलपमेंट। तो जो इस चैप्टर में पहली चीज ही है रिसोर्स। तो रिसोर्स पहली चीज होती क्या है? तो रिसोर्स वो सारी चीजें हैं जो भी हमारे यूज में, हमारे डेली लाइफ में यूज हो, उन सबको रिसोर्स कहा जा सकता है। और रिसोर्स ऐसी कोई, मतलब रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी नेचर से जो चीज मिलती है या फिर ह्यूमन से जो चीज मिलती है वही चीज रिसोर्स होगी। ह्यूमन खुद ही एक प्रकार से रिसोर्स भी हो सकता है। रिसोर्स बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि जो रिसोर्स रहता है वो नहीं, ये तो बता दिया। अरे क्या बता रहा था, भूल गया। हाँ, तो हम ह्यूमन भी खुद ही रिसोर्स एक कह सकते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो सकती है? जैसे कि कोई भी चीज नेचर में प्रेजेंट है, उसको हम लोग को, मतलब कि उसको यूज करने के लिए हमें ह्यूमंस की नीड है। वो पड़े पड़े खुद से रिसोर्स नहीं बन जाएगी, उसके लिए ह्यूमंस की नीड है। इसलिए जैसे कि हमको अभी फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है, और अभी लकड़ी प्रेजेंट है फॉरेस्ट में, तो उधर पे उससे प्रॉपर उसकी कटिंग करके उससे एक प्रॉपर वुड बना के हमारे घर तक पहुंचाने के लिए ह्यूमंस और मशीन्स की नीड्स है। तो वो एक ह्यूमन का काम है और वो ह्यूमन हमारे रिसोर्स बन गया है। ऐसे ह्यूमन भी एक रिसोर्स कंसिडर्ड हो सकता है। उसके बाद चैप्टर में रिसोर्स डेवलपमेंट की, जो रिसोर्स प्रेजेंट है उसकी डेवलपमेंट कैसे होना। तो कोई भी चीज प्रेजेंट होना, उसको अच्छे तरीके से यूज करना, उसको यूटिलाइज करना, वही रिसोर्स डेवलपमेंट हो सकती है, मतलब उसी को रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहेंगे। और उस रिसोर्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारी चीजों की जरूरत हो सकती है। ऐसे पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल उस रिसोर्स की डेवलपमेंट नहीं करवा सकता। उस रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर ग्रुप चाहिए, एक प्रॉपर फैसिलिटीज चाहिए जिससे वो रिसोर्सेज की डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद उनको डेवलप, मतलब कि जैसे इंडिया में बहुत हाईली अमाउंट में रिसोर्स प्रेजेंट है, और उस रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है उस रिसोर्स को मेनली निकालने के लिए, हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो उसी के लिए रिसोर्स प्लानिंग की गई है। तो रिसोर्स प्लानिंग मेनली वो चीज है कि किस जगह से, किस तरह से, कैसे रिसोर्स को हम निकाल सकें, और उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग, एक ब्लूप्रिंट बनाना उस रिसोर्स का, अमाउंट का, कहाँ का। उसी में इंडिया में उसी तरह से रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है? तो इंडिया में 3 स्टेप्स के द्वारा रिसोर्स प्लानिंग होती है। मतलब कि जैसे कि इंडिया में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसोर्सेस है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो है मिनरल्स का और जो भी मेटल्स का है, वो कंपाउंड ज्यादा है उसके, तो लेकिन उनको हम लोग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजीज इतनी छत्तीसगढ़ में डेवलप नहीं है। और वही वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे राजस्थान में सोलर और विंड, मतलब बहुत ही उधर पे हवाएं बहुत तेज चलती है, उधर धूप भी ज्यादा पड़ती है, तो उधर सोलर और विंड एनर्जी हम लोग हाईली अमाउंट में पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो उसी के लिए ताकि हर एक रीजन में, हर एक कंट्री के हर पार्ट में डेवलपमेंट हो, हर जगह रिसोर्स पहुंचाई जा सके, इसलिए इंडिया में भी रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। तो वो उस इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग 3 स्टेप्स में, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्स किस जगह पे, कितने अमाउंट में और कैसे प्रेजेंट है, जैसे कि ये देखना जरूरी है। जैसे कि अगर आपको पता है कि इस जगह पे रिसोर्सेज है, पर आपको उसका अमाउंट नहीं पता, उधर पे जाके आप पूरी खुदाई विदाई कर लिए, लेकिन उधर पे सिर्फ एक कोल का टुकड़ा मिला, तो वो भी बेनिफिशियल नहीं होगा। और एक जगह पे आपको उसका हमको पता है कि वो रिसोर्स कितने अमाउंट में और उसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका तरीका भी पता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप है, मतलब कि चीजें जो उसको निकालने के लिए, मतलब मेनली चाहिए रहती, जैसे कि स्किल्ड लेबर चाहिए रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है, और टेक्नोलॉजीज चाहिए रहती है उन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको निकालने के लिए। बिना टेक्नोलॉजी के
रिसोर्स निकालना बहुत हार्ड होएगा। पॉसिबल है लेकिन बहुत हार्ड होएगा उसको। और मतलब बिना इंडस्ट्रीज के, बिना किसी फैक्ट्रीज के उसको यूटिलाइज करना भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। मान लो आपने कोई जैसे आयरन को आपने निकाला, लेकिन आयरन एक प्रॉपर रॉक के फॉर्म में, वो प्रॉपर मेटल नहीं है, वो उसके साथ इंप्योरिटीज भी जुड़ी हुई है। तो बिना इंडस्ट्रीज के उसकी इंप्योरिटीज हटाना मतलब कि पॉसिबल नहीं हो सकता। और स्किल्ड लेबर, मानो आप कोई भी ऐसे एरे गहरे को उठा के उधर रिसोर्स पे, मतलब रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेके गए, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो वो भी बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए ये 3 चीजें चाहिए रहती है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स को बचाना क्यों जरूरी है, मतलब कि उसको कंजर्व करना जरूरी है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में इतनी रिसोर्सेज प्रेजेंट है कि वो पूरे वर्ल्ड की नीड्स को पूरी कर सके, लेकिन किसी एक की भी लालच को पूरी नहीं कर सकता, किसी की भी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता वो। और इसी के लिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी जरूरी है, ताकि वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रहे। कि अभी की हम लोग, जैसे अभी की हमारी जनरेशन है, उस पे पूरे सारे रिसोर्सेज वो लोग खत्म कर दिए, तो फ्यूचर की जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसका एग्जांपल फॉसिल फ्यूल रह सकता है, जैसे कि क्रूड ऑयल्स को मतलब आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ही निकाला जा रहा है, जिसके कारण फ्यूचर की जनरेशन को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसका कंजर्व करना, उसको प्रॉपर तरीके से बचा के रख सकना, इस पे जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी आ सकता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब रिसोर्सेज की उस टाइप से डेवलपमेंट जैसे कि जो फ्यूचर की नीड्स है उसको भी हार्म नहीं हो, और नेचर को भी कोई हार्म नहीं, और हमारी खुद की भी नीड्स प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो सके। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए जो ब्राजील में रियो दे जनेरियो में जून 1921 को एक समिट बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था, जिससे जो ग्रुप वर्ल्ड वाइड था, जो मतलब कि देखता था कि पूरे वर्ल्ड में किसी जगह पे रिसोर्स कम है कि नहीं, मतलब और कुछ भी इन्वायरमेंटल डिसीज मतलब प्रॉब्लम्स है जैसे ओजोन लेयर डिप्लेवेशन, उसके ऊपर इन लोग काम करते थे। उसके बाद आता है लैंड रिसोर्सेज। लैंड, जो हमारे लैंड है, हमारी जो पृथ्वी है, वो भी हमारे लिए सबसे मेन रिसोर्स है। बिना लैंड रिसोर्स के और बाकी जितनी भी रिसोर्सेज है वो वेस्टफुल है। अगर लैंड ही नहीं रहेगा तो ट्रीज भी नहीं रहेंगे, तो वो रिसोर्सेज भी हमारी खराब हो जाएगी। अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो एनवायरमेंट नहीं रहेगा, और ट्रीज लैंड के होने पर रहता है, तो एनवायरमेंट भी खराब हो गया, तो वो भी रिसोर्स नहीं, मतलब रिसोर्स गलत हो जाएगी। इसलिए जो मेनली इंडिया में जो लैंड है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है और प्लेन्स है। जिसमें माउंटेन्स मेनली कुछ मतलब माउंटेन्स जो मेनली कुछ फार्मिंग्स के लिए जो टॉप में रहते हैं, फार्मिंग्स के लिए या फिर रिवर्स के लिए यूज होती है, मतलब जितने भी ग्लेशियर्स है माउंटेन्स पे उधर से रिवर्स आती है। और प्लेन्स नॉर्मली प्लेट्यूज नॉर्मली एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकते हैं, जिसपे कि अलग अलग एग्रीकल्चर कर सके। और प्लेन्स जिसपे कि नॉर्मली बिल्डिंग्स वगैरह या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारे खुद के घर वगैरह बन सकते हैं। और जो उसके लैंड रिसोर्सेज में लैंड यूज पैटर्न आता है, कि मतलब कि इंडिया में लैंड किस तरह से डिवाइडेड है, कि मतलब किन किन जगहों पे किस किस तरह से लैंड है, जिसके लिए लैंड यूज पैटर्न में आता है। एक तो फॉरेस्ट हो गए, जहां पे सारे पेड़ पौधे हैं जिनका यूज नहीं किया जा रहा है, वो मतलब कि उनको बचाया जा रहा है, पेड़ पौधे नहीं हटा रहे हैं उधर से। और उसके बाद है लैंड विच आर नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन, जिसपे कि बैड लैंड और वेस्ट लैंड आ सकते हैं। बैड लैंड और वेस्ट लैंड मतलब कि उधर पे कल्टीवेशन नहीं की जा सकती है। उसके भी एक रीजन है, जैसे कि किसी जगह पे रोड बनी हो या फिर कहीं बिल्डिंग्स बनी हो, तो वो जो उधर की जो लैंड है वो यूज नहीं हो सकती कल्टीवेशन के लिए। और एक मतलब कि एक जगह है जो कल्टीवेशन उस पर किया जा सकता है, लेकिन उस पर फिर भी कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो जो कैटल्स है उनकी ग्रेजिंग के लिए यूज होती है, इसलिए उस जगह का यूज नहीं किया जा रहा है। और एक और है लैंड, जो लैंड है यूज फॉर कल्टीवेशन अदर देन, मतलब कि
अदर देन फेलो लैंड, मतलब कि जो लैंड है यूज है कल्टीवेशन के लिए वो यूज पे है, लेकिन फिर भी उसका जानबूझ के यूज नहीं किया जा रहा है क्या, ताकि वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए काम आ सके, इसलिए उसका यूज नहीं किया जा रहा है। फ्यूचर की जनरेशन के लिए नहीं, उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके और उसके बाद उसकी यूज करा जा सके। जो अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देता है उसको रीगेन कर सके। सॉरी, लैंड यूज फॉर कल्टीवेशन में जो लैंड अपनी फर्टिलिटी खो चुका है, उस पे ओवर इरिगेशन, मतलब कि हाई अमाउंट पे कोई भी चीज प्रेजेंट हो गई जिससे उसकी सॉइल खराब हो चुकी है, तो वो अपनी फर्टिलिटी और अपने सॉइल को सुधार सके, इसलिए वो उनको कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा रहा है। और फिर है लैंड यूज फॉर इरिगेशंस, इरिगेशन फॉर कल्टीवेशन, उन लैंड में आता है फैलो लैंड, वो लैंड जिसमें एक साल के अंदर, मतलब कि कुछ कुछ महीनों के बीच में फार्मिंग की जाती है, वो फैलो लैंड होता है। और कुछ ऐसे लैंड जिसके एक साल से लेकर 5 साल के बीच तक फार्मिंग एक्टिविटी नहीं की गई है, वो अदर देन फैलो लैंड्स में आएंगे। और कुछ ऐसे लैंड जिनमें 5 साल से अबव तक फार्मिंग नहीं की गई है, वो नॉन कल्टीवेटेड लैंड्स में उनका काउंट होएगा। और उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि जो लैंड प्रेजेंट है वर्ल्ड में उसका डिग्रेडेट होना, यानी डिग्रेडेट मतलब कि उनका खराब होना, उसके लैंड की फर्टिलिटी यूज लेस हो जाना, या फिर किसी भी तरह से उनका यूज ना आना कल्टीवेशन में। ओके, सॉइल, यू हैव टू कंटिन्यू विद सॉइल टॉपिक। सर सॉइल टॉपिक, सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स मतलब कि जो सॉइल क्या होती है, जो लैंड की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसपे सारी फार्मिंग एक्टिविटीज या फिर कोई कुछ भी ग्रोइंग एक्टिविटीज की जाती है, उसको सॉइल बोलते हैं। तो सॉइल भी एक तरह से हमारे लिए बहुत ही रीजनेबल रिसोर्स की तरह कह सकते हैं उसको, कि जो सॉइल में सारा कल्टीवेशन होता है, मतलब कि जितनी भी घास, मतलब ग्रेजिंग के लिए जो यूज होता है, घास उगती है, कैटल्स के लिए भी जो सॉइल है वो मेनली यूज होता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं उनके लिए भी सॉइल बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है, जिससे वो जो सॉइल में जो मिनरल्स है उनको कंज्यूम कर सके और खुद की लाइफ को आगे बढ़ा सके। सॉइल्स क्लासिफिकेशन भी बहुत टाइप्स की है, जिसपे जो सॉइल्स है वो अलग अलग टाइप्स के सॉइल हैं, जिसमें कि पहला है एलुवियल सॉइल। सो जो एलुवियल सॉइल है वो वाइडर स्प्रेड सॉइल है इंडिया के अंदर, मतलब कि वो बहुत सारी जगहों में डिवाइडेड है। पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एलुवियल ही सॉइल पाया जाता है। और एलुवियल सॉइल में जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं उनमें मेनली पोटैश, लाइम एंड कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं, जो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और जो ये एलुवियल सॉइल है उनको 2 पार्ट्स में ये भी और डिवाइडेड है उनके एज ग्रुप्स के बेसिस में। जो जैसे कि जो ओल्ड सॉइल एलुवियल सॉइल है उनको भांगर कहा जाता है, और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उनको खादर कहा जाता है। और एलुवियल सॉइल में जो मेन क्रॉप्स उगाई जाती है वो है पैडी, मेज और शुगर कैन। ये एलुवियल सॉइल मेनली कुछ महाराष्ट्र, एमपी रीजन में, कुछ हरियाणा रीजन में प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद है नेक्स्ट ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल में उनमें जो मेनली क्रॉप्स ग्रोन होता है वो कॉटन रहता है, रेगर सॉइल बोलते हैं। इस ब्लैक सॉइल में जो है मॉइस्चर वो बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है। इसी के कारण कॉटन एक ऐसा प्लांट है जिसको मॉइस्चर की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, इसलिए जो कॉटन है उसको ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। ये ब्लैक सॉइल मेनली छत्तीसगढ़, उड़ीसा ऐसे रीजन्स में पाया जाता है। उसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल मेनली ऐसी जगहों में पाया जाता है जहां पे जो क्लाइमेट कंडीशन रहती है उधर पे वो, मतलब कि उधर पे थोड़ी सी गर्मी ज्यादा रहती है, हीट रहती है, और रेनफॉल की अमाउंट भी ज्यादा रहती है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड कलर और येलो कलर दोनों कलर्स में पाई जाती है। जैसे जो रेड सॉइल रहती है वो
रेड सॉइल रेड इसलिए रहती है क्योंकि उसमें जो आयरन कंपाउंड रहता है वो बहुत ज्यादा ही अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, और उसी रेड सॉइल को जब हम लोग गीला कर देते हैं, उस पे उसको भिगा देते हैं, तभी उसका कलर येलो हो जाता है, इसलिए सॉइल को रेड एंड येलो सॉइल कहा गया है। उसके बाद है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल मेनली माउंटेनियस यानी कि इंडिया के नॉर्थ पार्ट्स में प्रेजेंट रहती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, आसाम वगैरह में हो गया है। ये जो सॉइल रहती है मेनली फॉरेस्ट सॉइल मेनली एसिडिक नेचर में रहती है, क्योंकि उस पे ज्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल के कारण इसका नेचर एसिडिक हो जाता है। इनमें मेन क्रॉप्स टी और कॉफी की ग्रोन होती है। और उसके बाद है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल मेनली सूखी मिट्टी तरह से कह सकते हैं, जो कि राजस्थान मतलब ड्राई रीजन्स में प्रेजेंट होती है, जिनमें कल्टीवेशन नॉर्मली नहीं की जा सकती, लेकिन प्रॉपर अमाउंट ऑफ इरिगेशन से भी इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है। इसमें नॉर्मली शुगर केन की कल्टीवेशन की जा सकती है। उसके बाद है सॉइल कंजर्वेशन एंड इरोजन। तो सॉइल इरोजन मतलब कि जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है उसका किसी भी तरह से खराब होना या फिर उसका किसी भी तरह से डिग्रेडेट हो जाना, कोई सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन मेनली नेचुरल और ह्यूमन दोनों के कारण हो सकते हैं। नेचर के कारण मतलब कि जैसे कि जो सॉइल है उस पे ओवर इरिगेशन कर लेना, तो ओवर इरिगेशन से उसकी जो सॉइल है वो एल्कलाइन हो जाएगी, उस पे सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण उस पे कल्टीवेशन नहीं की जा सकती है। और नेचुरल कॉजेज मतलब कि जो वाटर जो फ्लो होता है वाटर इस सॉइल में, उसके कारण गलीज फॉर्म हो जाना, मतलब कि ऐसे ये एक लैंड है उस पे जो वाटर हाई अमाउंट ऑफ वाटर ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ की जो सॉइल होगी वो उस पानी के साथ ही बह जाएगी। इसके कारण जो है ऐसे यहाँ पे गलीज जैसे फॉर्म हो जाएगी, उसको गलीज ही कहते हैं। और अगर ये गलीज चंबल रीजन में फॉर्म होती है तो वहां पे इसको रवीन्स कहते हैं। और गलीज और रवीन्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि जो गलीज रहती है वो थोड़ी छोटी रहती है, मतलब उनकी जो हाइट रहती है वो इतनी गहरी नहीं होती, बल्कि जो रवीन्स की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा ही नीचे तक होती है। और जो सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो अगर विंड के कारण फ्लो मतलब उड़ जाए, उसकी जो उस पे जो मिनरल्स वगैरह रहते हैं वो उड़ जाए, उसको शीट इरोजन कहते हैं। और नेचुरल कॉजेज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनका हाईली अमाउंट में मिनरल्स को कंज्यूम कर लेना भी सॉइल को इरोजन का कारण बन सकता है। और उसके बाद जो सॉइल इरोजन ह्यूमन के कारण होते हैं उनमें मेनली डिफॉरेस्टेशन है, मतलब कि जो पेड़ का ज्यादा अमाउंट में काट देना। जो पेड़ है उनकी जो जड़ें हैं वो भी जो टॉप मोस्ट लेयर रहती है लैंड की सॉइल उसको बांध के रखती है, उसको एक जगह पे रोक के रखती है। इसलिए अगर हम ओवर डिफॉरेस्टेशन से जो पेड़ काट देंगे तो जितनी भी सॉइल्स की पकड़ ढीली हो जाएगी, और वो अगर कोई फ्लड के कारण वो सारी सॉइल्स बह जाएगी। और ओके, Any question? Which are the three components present in alluvial soil? alluvial soil 3 potash, lime and carbon compounds. Phosphoric acid. phosphoric acid. ये जो तुमने बताया कि ये जो बनती है गलीज, तो फिर गलीज का फॉर्म होना अच्छी बात क्यों नहीं है? उसमें दिक्कत क्या है? क्या चीज? सॉरी, गलीज के फॉर्म होने में दिक्कत क्या है? वो सॉइल को कैसे हार्म करती है? अगर यहाँ पे जो गलीज फॉर्म हो जाएगी तो वो जो आसपास की जो एरिया है सॉइल की उस पे डिफेक्ट कर सकती है। बाकी आजू बाजू की सॉइल्स को भी खराब हो सकती है उसके कारण। यहाँ पे जैसे कि ये पूरी एक एरिया है उस पे यहाँ पे गलीज फॉर्म हो गई, इसके कारण जो आजू बाजू की सॉइल्स है वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी, जिसके कारण वो सारी सॉइल्स भी और मतलब बह सकती है। Next question. Why soil in some parts is red and yellow in color? सर इन सम पार्ट्स रेड एंड येलो, सर ये एक ही टाइप की सॉइल है जिसके दो अलग अलग कलर्स रहते हैं। रेड सॉइल इसलिए क्योंकि उसमें जो आयरन कंपाउंड है वो बहुत हाईली अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, और उसी सॉइल को अगर वेट कर दे या फिर गीला कर दे तो वो येलो हो जाती है।
डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट हर आदमी के लिए अलग अलग होती है, क्यों, और एक्सप्लेन कर। डेवलपमेंट हर आदमी के लिए अलग अलग होती है, जैसे कि लेट सपोज आप एक इंजीनियर हो, तो आपकी कुछ नई खोज करना, यानी कोई नई चीज को इन्वेंट करना, ये आपके लिए एक डेवलपमेंट होगी। और जैसे कि एक डॉक्टर है, उसका पूरे उसको उसका उसका मेन डेवलपमेंट ये होगा कि वो जितने भी अपने आसपास के सराउंडिंग है उनको हेल्दी रखना। इसके कारण ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होगी। एक बिजनेसमैन की डेवलपमेंट ये होगी कि उसका जो बिजनेस है वो और ज्यादा हाई हो सके। State any two goals of development other than income. गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम, सर अदर गोल्स, सर रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी एंड हाँ बस Self-respect and सिक्योरिटी, security. जॉब सिक्योरिटी। क्वेश्चन है वो कि किसी की डेवलपमेंट किसी और के लिए हार्मफुल हो सकती है, एक्सप्लेन कर। किसी की डेवलपमेंट किसी और के लिए हार्मफुल हो सकती है, सर एग्जांपल के थ्रू समझाओ। As you want. जैसे समझो मतलब कि लेट सपोज किसी जगह पे डैम बन रहे हैं, वो कुछ लोगों के लिए तो कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस और ज्यादा सही तरीके से हो सकता है। कंट्री का बेसिकली उसमें टूरिज्म के कारण उसकी कंट्री की जीडीपी पे भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन जिस जगह पे वो डैम बन रहा है उस जगह के लोगों को वहां से हटाया जा सकता है कंस्ट्रक्शन के बेसिस में, इसलिए वो जो लोगों को हटाया जा रहा है ये उन लोग के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए बेनिफिशियल है। How is over irrigation responsible for land degradation in Punjab? ओवर इरिगेशन, सर उधर पंजाब में जो क्रॉप्स है उनको जल्दी से मतलब कि अच्छे से ग्रो करने के लिए उस जगह पे ओवर इरिगेशन किया जाता है, जिसके कारण जो सॉल्ट अमाउंट रहता है सॉइल में वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके लिए वो काफी समय तक वो कल्टीवेशन के लिए यूज में नहीं आ सकती। How is cement industry responsible for land degradation? सर सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो सीमेंट बनाने की जो प्रोसेस रहती है उसमें बहुत उसमें बहुत अमाउंट में पॉल्यूशन निकलता है, और उसमें से कुछ सीमेंट्स के कंपाउंड भी रहते हैं, जिसके कारण जो सॉइल के ऊपर ऐसे एक शीट बना लेते हैं, जिसके कारण जो सॉइल है वो खराब हो जाती है। Who said there is enough for everybody's need and not for anybody's greed? गांधी जी। Gandhi ji. What is the full form of BMI? बॉडी मास इंडेक्स। UNDP? यूएनडीपी, This is the father of all these factors. Yes, sir. UNDP. सर नहीं पता। नहीं पता. PCI. पीसीआई पर कैपिटा इनकम। IMR. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। NAR. नेट अटेंडेंस रेशियो। क्या लिखा है? LIT. लिटरेसी रेट। NAR. Please explain NAR. एनएआर क्या बताया? Net नेट अटेंडेंस रेशियो। सर एनएआर में मतलब कि देखा जाता है कि जितनी भी मतलब कि जितनी भी कंट्रीज के अंदर जितने भी स्कूल्स प्रेजेंट है उनमें जो एज ग्रुप 15 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं और उससे कम ईयर्स के जो बच्चे हैं वो रेगुलरली स्कूल अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, वो उस बेसिस पे उस कंट्री की डेवलपमेंट को मतलब देखी जाती है। नापा जाता है, तोका जाता है। UNDP, who will tell full form of Sir, UNDP? United Nations Development Program. गौरव, अगर अगर तुझसे पूछा जाए तो फिर डेवलप्ड कंट्री से क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए? क्या क्या? अगर तुझसे पूछा जाए तो मेरे से पूछा जाए हाँ, तो फिर डेवलप्ड कंट्रीज की क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? डेवलप्ड कंट्री की क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? सबसे पहले जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करते हैं। We are asking, how will you contribute to develop your nation? Yes, how will you contribute? कैसे कंट्रीब्यूट करता? सर लेट सपोज आई बिकम
डॉक्टर इन फ्यूचर। सो सर मैं देखूंगा कि अपने भी मतलब कि जो मेरे पेशेंट्स हैं या फिर जो भी आ रहे हैं मेरे पास अपना इलाज करना, उनके अच्छे से हेल्थ एडवाइस देके उनको ठीक करके जो भी प्रॉपर सारे सिटीजन्स हैं उनको हेल्दी रखना इस तरह से। और अगर मैं साइंटिस्ट बन गया तो नई नई खोज करके नई नई चीजों के बारे में जानकारी ला के जो नेशन की डेवलपमेंट मतलब नेशन को और आगे बढ़ाने में करना। If you are a businessman, then how will you contribute? सर इफ आई एम बिजनेसमैन देन मैं कोशिश करूंगा कि जो इंडिया पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बाकी के मतलब कि अदर कंट्रीज में भी उनकी अच्छी से डिमांड हो, जिससे कि जो ऐसे अदर कंट्रीज में ऐसा होएगा कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे अमाउंट पे प्रेजेंट है। Okay, very good. थैंक यू।